हेलो एवरीवन भाई, वेलकम टू संख्या क्लासेस। आप सभी का स्वागत है भाई। आज हमारा फिर से एसएससी सीजीएल टीयर 2 का पार्ट 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कौन सा भाई? पार्ट थर्ड। अब इस पार्ट थर्ड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं कि आपको मजा आ जाएगा और आपको ये देख के लगेगा कि क्या भाई एसएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं? क्या ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या हमारा होगा? ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और दूसरा, एक और चीज का अपडेट हम दे देते हैं। एसएससी ने अपनी डेट्स निकाल दी हैं। किसकी डेट्स? सीजीएल टीयर 2 की। क्या डेट्स आई है भाई? डेट्स का ध्यान रख लो। डेट्स आई है आपकी 18, 19 और 20 जनवरी 2025। अब इसके हिसाब से जब हमने प्रीवियस डेटा देखा तो हमें पता चला कि हमेशा एसएससी एग्जाम से एक महीना या फिर कुछ डेढ़ महीने पहले रिजल्ट निकालती है। अगर इन डेट्स को देखा जाए तो इसका मतलब रिजल्ट कब निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा आपका दिसंबर में। अब दिसंबर में रिजल्ट निकलेगा, दिसंबर में भी कब भाई? 15 के आसपास मान के चलो, 15 से पहले या 15 मतलब इसी के आसपास आएगा आपका, 5-10 दिन ऊपर नीचे ले लो। 15 दिसंबर के पास रिजल्ट आने वाला है। तब तक चिंता करना छोड़ दो, सिर्फ तैयारी करो अपनी टीयर 2 की हमारे इन क्वेश्चन के साथ। चलो यार शुरू करते हैं। हमारा अपना पहला क्वेश्चन क्या होगा उसकी तरफ नजर मारते हैं। देखो यार, पहला क्वेश्चन कहता है कि एवरेज निकाल के दिखा दो भाई इन सब का। अब एवरेज निकालने के लिए लोग क्या करते हैं? लोग भाई अपनी नोटबुक में लिखना शुरू करते हैं 693, 456 और फिर सबको प्लस करते हुए चलते हैं। बड़ा गलत तरीका है। मैं बताता हूँ आपको एक तरीका ऐसा कि 2 मिनट में एवरेज निकलेगा। 2 मिनट क्या है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा एवरेज निकालने में। देखो, सबसे पहले तो काउंट करो कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 नंबर है। अब 9 नंबर है तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम 9 से डिवाइड करके क्या आएगा भाई। देखो, 6, 4, 6 और 4 10, 10, 8, 18, 18 और 5 हमेशा ऐसे ही काउंट करना होता है। लिख के काउंट करोगे टाइम वेस्ट होगा। तो भाई कहाँ थे हम? 18, 5, 23, 23 और 9 32, 32 और 6 38, 38 और 5 43, 43, 43 3 46 और 46 6 52, 52 आ गया। क्या इन 9 को प्लस करके मैं 900 और जोड़ सकता हूँ? नहीं जोड़ सकता, क्योंकि ये पीछे वाले नंबर तो 100 से कम ही है। तो मतलब जो भी आएगा कुछ 700 800 लगभग आएगा। अब मुझे बताओ 5200 में अगर मैं 800 भी जोड़ देता हूँ यार, कितना बन जाएगा? 0 0 0 और 6 6000। 6000 बन जाएगा, कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ, ये 6000 जो मैंने जोड़ा है, इसको अगर 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा पहला नंबर किससे कटेगा? 6 से कटेगा। तो यहाँ पे 6 वाले कितने नंबर दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है आपको, तो वही आंसर होने वाला है। समझ गए? तो मतलब जल्दी करने का तरीका है ये। तुम कैसे भी कर लो, आंसर यही आएगा। तुम करके देख लो चाहे सारे प्लस। देखो, 5200 तो ये आ गया। इसके बाद देखो भाई, 90, 50, 140, 70, 210, 30, 240, 30, 270। 90 और जोड़ेंगे तो 360, 90 और 450, 450 में 90 और तो 540, 540 में 80 और तो 620। पीछे वाले नंबर जोड़ते हैं। 6 3 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 1 22, 22 6 28, 28 और 8 36, 36 और 2 38। तो 8 5 6 2 8 और लास्ट में 5। इसको करते हैं 9 से डिवाइड। 54 जाता है, किस पे जाता है? 6000 से तो कम ही आ रहा है। 54 6 पे। फिर से स्टार्टिंग में 6 आ गए तो पहले टिक लगा दो, आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी अगर चुल मच रही है तो देखो कितना बचा। 4 बचा। 45 आता है, किस पे आता है 45? 5 पे। 8 बचा, किसी पे नहीं आता तो 650। अब क्या इसके बाद भी करने की जरूरत है? 650 तो आ गया। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आगे वाले डिजिट को प्लस करो और डिवाइड करके देखो कि किसके पास आंसर आएगा। ठीक है, ये है आपका एक तरीका। चलो आगे बढ़ते हैं यार। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? लार्जेस्ट, सबसे बड़े की बात कर रहे हैं, जो इन सब से डिवाइड भी होता हो और 2 का रिमाइंडर भी छोड़ता हो। मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा, लेकिन 2 का रिमाइंडर छोड़ रहा है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। 10 को किससे डिवाइड करो? 8 से डिवाइड कर दो तो 8 और रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 2। तो ऐसे कुछ कह रहे हैं कि एक नंबर है बड़ा, वो डिवाइड करके कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है? 2। इन तीनों नंबर से ही, तो चलो मैं एक सिंपल सा नंबर ले लेता हूँ 5। ठीक है, 5 ले लिया मैंने।
5 से ये डिवाइड होगा तो 4 का रिमाइंडर छोड़ेगा। क्यों? 995, 995 में 4 और जमा करोगे। यहाँ पे 4 का रिमाइंडर फिर से, तो ये दोनों तो चले गए। यहाँ पे 3 का रिमाइंडर छोड़ेगा, ये भी चला गया। यहाँ पे 2 का रिमाइंडर छोड़ेगा, मतलब हमारा आंसर है 992। मतलब एक डिजिट लेके काम चल गया, बाकी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दिमाग ऐसा लगाओ कि आपको आगे ना लगाना पड़े अपना दिमाग। चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन? पहले रो को खुद करने की कोशिश करो। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। और इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने लगे और बहुत प्यारे तरीके से आते हैं। देखो, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, आंसर आगे तो मन तक रखो। अब समझ लो कैसे करना है। सबसे पहले इन्होंने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर का, कहां से? एक बिल्डिंग से। तो एक बिल्डिंग बना दो, एलिवेशन जा रहा है मतलब टावर बड़ा बनेगा, तो टॉप ऑफ द टावर से एलिवेशन, ये आ गया टावर, ये आ गई बिल्डिंग। ठीक है, एलिवेशन जब भी जाता है ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बना देना। कितने डिग्री का एलिवेशन है? 45 डिग्री का एलिवेशन है। हमें हाइट दे दी किसकी? बिल्डिंग की हाइट दे दी। कितनी है बिल्डिंग की हाइट? 680। तो अगर ये 680 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 680, क्योंकि दोनों आमने सामने पैरेलल एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अब बताओ मुझे, इसको अगर मैं h मान लूं, सिर्फ यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो क्या ये भी h हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? चलो अब इसकी बात करते हैं। 1045 होता है p बाय b। ठीक है, कहीं भी 45 देख लो, और इसकी वैल्यू होती है 1। 1 बराबर है p बाय b के, मतलब p और b बराबर है, तो जितना ये उतना ही ये। जहां पे भी 45 डिग्री देख लो, मतलब बेस और हाइट बराबर है। समझ गए? चलो, अगर ये h है तो ये भी h है, मतलब ये भी नीचे वाला h है, क्योंकि आमने सामने वाले बराबर होते हैं। ये था ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा बेसिक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने बोला है कि अगर उसी के टॉप ऑफ द सेम टावर देखे, लेकिन कहां से? फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के फुट से। फुट होता है नीचे। फिर से अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो कितना बनेगा? भैया 60 डिग्री बनाएगा ये। अगर 60 डिग्री बनाएगा तो 1060 कितना होता है? क्या ये √3 होता है? और 1060 मतलब परपेंडिकुलर ये पूरा होगा, ये दोनों को प्लस करके, और बेस ये h आएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं अगले पेज पे। तो भैया √3 1060 बराबर होगा, परपेंडिकुलर दोनों को प्लस कर दिया और बेस। अब इसको उधर भेज देता हूं। √3h बराबर है 680 प्लस h, इसको उधर माइनस में भेज दो। तो √3h माइनस h बराबर है 680 के। h ले लो कॉमन, √3 माइनस 1 बराबर है 680 के। ये -1 है भाई, -1। तो h की वैल्यू आ जाएगी 680 बटे में √3 -1। ठीक है, अब ऐसे तो आंसर नहीं है हमारे, जब हमने आंसर देखे हमारे तो साथ में लिखे हुए, तो हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना भैया? तो क्या हो जाएगा? 680 √3 प्लस 1 बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2। तो 680 √3 प्लस 1 बटे में 2, 680 से कटेगा तो 340 आ जाएगा। अब देखो भैया, 340 ये रहा, 340 ये रहा, हमारे पास क्या है बीच में? प्लस, तो ये रहा प्लस। लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 3 आ रहा है, हमारा तो 1 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है भैया, क्योंकि हमने सिर्फ अभी इसकी वैल्यू निकाली है। हमें किसकी हाइट निकालनी थी? पूरे के पूरे टावर की। तो हमें क्या निकालना है? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। h निकल गया हमारा, तो रख देते भैया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 340 प्लस 340, कोई दिक्कत? अभी बताता हूँ क्यों लिखा है। तरीका होते हैं सारी चीजें लिखने के। √3 प्लस 1, इन तीनों से 340 कॉमन ले लो। ठीक है, क्योंकि मेरे को आंसर में 340 चाहिए ना। यहां से ले लिया तो 1 बचा, यहां से ले लिया तो 1 बचा, और यहां से ले लिया तो √3 प्लस 1 बचा। कितने 1 आ गए हमारे पास? बता दो, अब तो बता दो। 3 प्लस √3 आ गया आंसर। इसलिए हमारा आंसर क्या आया है? 340 √3 प्लस 3, या 3 प्लस √3। समझ गए? तो हमें ये करने की तो जरूरत नहीं थी। हमारा आंसर हमें यही पता चल गया था कि प्लस में आएगा, तो हमने प्लस पे टिक कर दिया। चलो यार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है चौथा क्वेश्चन? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। टाइम है तुम्हारे पास 5 सेकंड का, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं देने। चलो जल्दी। अगर दिमाग लगा लिया तो अच्छी बात है। क्या आंसर आएगा सभी कमेंट करके बता दो। मैं बताता हूँ, देखो इसको करना कैसे है। इन्होंने बोला 11 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, उनका मीडियन दे रखा है।
ठीक है, अब इस मीडियन पे इतना ध्यान नहीं देना है कि क्वेश्चन अलग है। लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर दिया 3 से, तो क्या मीडियन क्या होगा? क्या मीडियन बढ़ जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने इंक्रीज किया है, उन्होंने टाइम्स नहीं किया, उन्होंने गुना नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 3 बढ़ाया है। ठीक है, प्लस किया है। क्या मीडियन भी 3 बढ़ जाएगा? क्या मीडियन सेम रहेगा? क्या मीडियन 3 घट जाएगा? अब मीडियन क्या होता है इसके लिए ये जानने की जरूरत है। मीडियन होता है आपके बीच की वैल्यू, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, 2, 4 और 6, इनमें बीच की वैल्यू कौन सी है? 4। ठीक है, अब बताओ मुझे 3, 5 और 8, इसमें बीच की वैल्यू कौन सी है? अब भैया आप बोलोगे सर इसमें तो 5 बीच में नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो बीच का मतलब इन तीनों के बीच में कौन सा आएगा? ठीक है, जरूरी नहीं है कि इन तीनों के बिल्कुल स्पेसिफिक बीच का ही निकालना है, लेकिन जो आपको गिवन है उसमें बीच में कौन सा है? 5। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, कहाँ गया, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बढ़ाया, तो 6 को अगर मैं बढ़ा दूं, 4 और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 10। तो अब क्या बनेगा? 2, 4 और 10। अब बताओ मीडियन क्या है? मीडियन तो वही रहा ना। तो इसका मतलब अगर 11 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब पहली 5 तो ये, बीच का मीडियन ये, और बड़ी 5 ये। बड़ी 5 को जितना मर्जी बढ़ा दो, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, ठीक है, 3 बढ़ा दिया आपने। क्या ये चेंज होगा जैसे कि यहां था? नहीं होगा, ये तो बीच में ही रहेगा ना। तो इसलिए हमारा क्या होगा? रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। कभी भी पहली 5 या फिर लास्ट की ऐसे बढ़ाने से, कम करने से मीडियन पे कोई असर नहीं पड़ता है। पीछे वाली घटा दूं अगर मैं, -3 कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये तो बीच में ही रहेगा ना। फर्क कब पड़ेगा? जब पहली 6 बढ़ा दोगे। पहली 6 बढ़ाने पे भी इतना फर्क नहीं रहेगा, ये वही रहेगी। ठीक है, जब आप क्या करोगे, पहली 7 बढ़ा दोगे। अब 7 में ये पीछे वाली आ गई ना मीडियन के, अब क्या पता ये बढ़ाने पे ये इससे बड़ी हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन भी चेंज हो जाएगा। समझे भैया? चलो यार आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन? पांचवा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, करो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो यार, ऐसे क्वेश्चन कराने वाले कि भाई मजा आने वाला है तुम्हें। और मतलब देखो यार, क्वेश्चन ये आते हैं और ये सही में आते हैं। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो हम आते हैं आपके पास। चलो यार देखो क्वेश्चन क्या क्या, फालतू बकवास करता हूँ यार मैं। देखो, इन्होंने बोल दिया कि एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कैसा दिखता है पता है ना सबको, है ना? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा। वैसे तो ट्रेपेजियम ऐसा ही दिखता है, ठीक है, एक जनरल शेप। अब इन्होंने बोला है कि पैरेलल है। अच्छा भैया हमने थोड़ा गलत बना दिया, नीचे पैरेलल है, ए बी सी और डी ऐसे है। तो ए डी पैरेलल दे रखा है बी सी के, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, ऊपर नीचे वाले, है ना? पैरेलल होती है वैसे तो, क्योंकि इसमें दो साइड पैरेलल होती है। अब इन्होंने एक और चीज दे दी कि ए बी और सी डी ये दोनों बराबर हैं, तो हमने यहां गलत बनाया था कि ये इसके बराबर नहीं लग रही है, तो ये दोनों बराबर हैं इस केस में। ये मतलब वैसे बराबर नहीं होती है, लेकिन यहां बराबर दे रखी है। एडी 15 है, एडी है 15। फिर इन्होंने एक और चीज बोल दी कि डिस्टेंस दे दिया, मतलब हमें ये हाइट दे दी है, कितनी है? ये हाइट है 8। ट्रेपेजियम की हाइट कहीं से भी नाप लो बराबर ही रहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने पेरीमीटर पूछ लिया, तो देखो मुझे बस ये वाली साइड निकालने की जरूरत है। इसमें भी यहां से लेके यहां तक तो 15 है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ये कितना आएगा? अब जिसने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़े हैं ना, उसे पता है कि अगर एक 8 है, एक 10 है, तो ये 6 आ जाएगा, और यहां भी सेम 6 आ जाएगा। 6 भाई, 60 नहीं 6। तो अब मुझे बताओ, 6 15 6 6 6 12, एक 15 है, एक और 15 है, और बगल वाली कितनी है? 10 और 10 मतलब 20। तो 30 तो ये हो गया, 30 20 50, 50 और 12 कितना हो गया? 62। तो 62 है हमारा आंसर। अब इसको लिख के करने की जरूरत कोई नहीं थी, ये तो मैं तुम्हें करके दिखा दिया। लिखने की जरूरत नहीं, बस यहीं से प्लस करना था कि 10 10 20, 15 15 30, 50 6 6 12 12 62 आ गया आपका आंसर। बस इस तरीके से क्वेश्चन करना था। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं मैं उसको बता देता हूं जिसको नहीं पता। एक ट्रायंगल में ये तीन साइड, जैसे कि 3, कहाँ गया भाई, 3 4 और 5, इन तीनों नंबर को कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, अगर ये एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। जैसे कि एक और इसका एग्जांपल है, एक है 7, एक है 12
और एक है 13। एक और तरीके से, एक है 24, नहीं यहाँ 5 आएगा भाई, 12 के साथ 5 आता है, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 25। तो 5, 12, 13, 24, 7 और 25, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, जैसे कि 6, 8 और 10 हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है भाई? ओहो, प्रिज्म और पिरामिड, इससे लोग दूर भागते पता नहीं क्यों। बड़ा सिंपल है, इन्होंने बोल दिया कि सेम बेस है और सेम हाइट है, मतलब अगर दोनों का बेस b है, दोनों की हाइट h है, तो रेशो निकाल लो उनके वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है? पहले प्रिज्म बता दो, क्योंकि प्रिज्म आगे लिखा है ना। ये होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ पिरामिड भी बता दो क्या होता है। ये होता है 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों का रेशो निकालना है, इससे ये गया, इससे ये गया, ये 3 आ गया ऊपर, तो 3 ऊपर 1 नीचे, 3/1। कितने सेकंड का आंसर था, बताएगा कोई? मैं मुश्किल से 10 सेकंड यार। जिसको बात पता हो, इतना तो मैंने फालतू में लिखा है, ये चीज नहीं लिखनी थी, ये भी चीज बस काटा पेटी, ये फालतू चीजें यार। ऐसे क्वेश्चन ना बस दिमाग में करने होते हैं कि 5 सेकंड, यही आपका टाइम बचेगा असलियत वाला, कि आप असलियत में फिर किसी क्वेश्चन को दे पाओगे जो भाई दिक्कत दे रहा है आपको। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ऐसे नहीं आते हैं कि सारे फंसेंगे। सच बात लेकिन कड़वी बात, उल्टा बोल देंगे, कड़वी बात लेकिन सच बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या कहता है। अब इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन बोल दिया, मेरे को कराने की भी शायद जरूरत नहीं है, आप सबको आता होगा, तब भी नहीं आता तो मैं हूं यहाँ पे। इन्होंने बोला है कि इन सब की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स की दे रखी है, ये होता है भाई 8, हाँ हाँ 8 प्लस ये होता है 11 माइनस 13, 11 13 माइनस 2 6 बचा। एक्स की वैल्यू 6 है, तो एक्स स्क्वायर की कितनी आ जाएगी? 36। क्वेश्चन था ये, नहीं क्वेश्चन था ये। अरे बताओ बालको, क्वेश्चन था ये? नहीं था भाई, ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं मानते हम। आगे बढ़ो 8वें क्वेश्चन की तरफ। ये आया ना अगला अच्छा क्वेश्चन एक। अब इधर बोल दिया कि 2 एलईडी टीवी और एक मोबाइल, एक मोबाइल, मोबाइल की कॉस्ट को मान लेते हैं हम, कितनी है मोबाइल, मोबाइल को अगर हम x मान लें, एलईडी टीवी को हम y मान लें, तो दोनों की कॉस्ट को प्लस करके 31,000 आ रहा है, ठीक है। फिर 2 मोबाइल फोन और एक एलईडी टीवी, इनकी कॉस्ट को प्लस करके कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। इन्होंने पूछा है कि एक मोबाइल फोन की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसको? इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा? क्या ये 2x, अरे x कहाँ गया, x प्लस 4y बराबर 620000 आएगा। चलो भाई एलिमिनेशन लगा देते हैं, ठीक है भैया, ये तो कट गए। यहाँ आया -3y, यहाँ माइनस करूंगा 62 में से 35, 12 7 5 2 27, माइनस का माइनस से माइनस, ये गया 9, ठीक है। y की वैल्यू आई है, लेकिन हमें मोबाइल फोन की कॉस्ट चाहिए, मतलब x की कॉस्ट चाहिए, तो इसमें पुट कर दो। 9 दूनी 18, 31 में से 18 गए तो कितने बचे? 11 में से 8 गए 3, 1, 13,000, 13,000 है हमारा आंसर। बस इक्वेशन बनाओ, एलिमिनेशन लगाओ, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, इतना सा आंसर था, ठीक है भाई। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोवा क्वेश्चन क्या कहता है, नोवा मास्टर, आगे भाई 9वें क्वेश्चन पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। अच्छा यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन है, पाई 3.14 ले रखा है, लेट से नहीं दे रखा होता, ठीक है। अब करके दिखाओ, अगर मतलब अब तो तुम्हें पता चल गया वैसे तो, लेकिन क्या रखते तुम भाई? मैं तो वैसे मुझे पता है, मैं तो बचपन से 22/7 रखता हूँ, ठीक है। मजा आता है 22/7 में, 3.14 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, तो मैं तो 22/7 रखता था। लेकिन फिर बड़े होते गए, कैलकुलेशन सीखी, तो पता चला कि हमेशा 22/7 ना काम का नहीं होता है, ठीक है। ऐसे कहते हैं ना कि हर कोई हर जगह मास्टर नहीं होता है, कोई कोई फील्ड होती है जहां पे वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी 22/7 है जो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे देखते हैं, रेडियस है 10, हाइट है 20, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे 22/7 अगर मैं रखता हूँ, रेडियस का स्क्वायर करूंगा तो 100 आ जाएगा, और यहाँ 20 आ जाएगा। किससे काटू 7 को? नहीं किससे काटू बता? नहीं भाई नहीं काट सकते, तो इसकी जगह मुझे लेना पड़ेगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20। इसको करूंगा मल्टीप्लाई तो पॉइंट गायब हो जाएगा, और 20 से मल्टीप्लाई करके तो 628, और लास्ट में 0 सेंटीमीटर क्यूब।
यही है हमारा आंसर। समझ गए भैया? तो बस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 10वें क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई क्या कहता है 10वां क्वेश्चन। हाँ, एक चीज बताने वाली, जहां भी 100 देख लो ना आप ऐसे वॉल्यूम निकालने के चक्कर में और पाई आ रहा है, तो कभी भी 22/7 नहीं लेना। ठीक है? जहां भी आप ऐसे 2 जीरो देख लो, 100 भी ना देखो, 2 जीरो देख लो, तो बस 22/7 लगाओ ही मत, 3.14 ही लगाओ अगर ना दे रखा हो। ठीक है? कब लगाना है? जब ये वैल्यू दे रखी हो कोई 7 का मल्टीपल। ठीक है? जैसे कि 3.5 या फिर कुछ भी दे रखा हो। ठीक है? तो तब लगाना है 5.25 या फिर ऐसी कोई भी वैल्यू दे रखी हो, तब आपको लगाना है 22/7, वरना नहीं लगाना है। हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा 10वां क्वेश्चन? ये आ गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करो, रोको करो भैया, टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं होता है, आगे बढ़ते रहो सीधा। तो P है, Q है, R है। P काम कर रहा है 5 दिन में, ये भाई साहब 10 दिन में, और ये भाई साहब 15 दिन में। ये आ गया टाइम। अब हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क, तीनों का एलसीएम 30, ये आ गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे 30 को 5 से तो 6, ये एफिशिएंसी। क्यू के लिए 3 और आर के लिए कितनी आ जाएगी 2। अब देखते हैं क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि पी क्यू फर्स्ट पहले दिन काम कर रहे हैं, पी और क्यू मिला दो तो 6 और 3 9। पहले दिन फर्स्ट डे काम हो रहा है 9। सेकंड डे कितना होगा? सेकंड डे में पहले दिन का प्लस होगा, और पी और आर कर रहे हैं दूसरे दिन, 6 और 2 मिला दो तो 8 + 9, क्योंकि पहले दिन का भी तो काम पूरा हो चुका है, तो कितना आ गया 17। ठीक है? टोटल वर्क 30 था, ये याद रखना, अभी 17 पे पहुंचे हैं। फिर तीसरे दिन कौन करेगा? वापस पी और क्यू। तो थर्ड डे में क्या हो जाएगा? 17 में क्या प्लस करेंगे, वापस पी और क्यू करेंगे तो 9, कितना हो गया 26। अब 26 में वापस अगर मैं 8 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो ये कुछ 6, कितना हो जाएगा 34। 34 अगर हो गया, अरे भाई वापस आ जा, वापस आ जा। अगर ये 34 हो गया, तो मुझे बताओ कि 30 से तो बढ़ गया, 30 से बढ़ गया। अगर 30 से बढ़ गया तो 34 तो काम का नहीं रहा। मतलब जो भी काम है वो 3 दिन के बाद ही पूरा होगा, लेकिन चौथे दिन तक नहीं पहुंचेगा। समझ गए? तो 3 पॉइंट में आंसर आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट में कौन है। ये है 6.5, भाई साहब कट गए। ये है 4.5, ये भी भाई साहब कट गए। ये है 2.5, ये तो 3 से कम ही रह गया, तो ये भी कट गए। ये है 3.5, तो हमारा आंसर है ये। तो ये बस देख के पता लगाना था आपको कि क्या आंसर होगा। समझ गए? तो कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी देखना पड़ता है, नजरिया बदलो, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ और देखने की कोशिश करो उस पार। ठीक है भैया? 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्या कहता है। अरे वाह, स्पीड। चलो भाई, अब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के लिए सिंपल सा जो फॉर्मूला नहीं याद रख पाते हैं कि भैया, देखो मैंने जो जैसे मैंने किया था वैसे मैं बता देता हूँ। किलोमीटर पर आर है, किलोमीटर होता है डिस्टेंस, नीचे क्या है पर, आर होता है टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है? स्पीड का। मैंने तो ऐसे करा था, मेरे को ऐसे ही याद रहता था। लेकिन जब भी ना किसी किसी को नहीं होता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, लोग ना कुछ ऐसे कुछ बनाते हैं यार, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा क्या बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाते थे क्या। यहाँ स्पीड होता था, यहाँ डिस्टेंस होता था, यहाँ टाइम होता था, क्या बनाते थे लोग? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू टाइम। चलो मैं देखता हूँ यार ये कैसे बनाते थे, अभी बना के दिखाऊंगा तुम्हें, टेंशन ना लो तुम। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोल दिया एक 350, और एक और टनल पास कर रही है, मतलब ट्रेन की लेंथ है, टनल, ट्रेन की लेंथ है 350 मीटर, टनल की लेंथ है 1250 मीटर, 80 सेकंड में पार कर रही है, स्पीड निकाल दो। अब दो चीजें पास कर रही है, एक ट्रेन भी है, ऊपर से टनल भी है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 1200, 1300, 1500, 1600 आ गई हमारी टोटल लेंथ। डिस्टेंस भी है, तो 1600/80, डिस्टेंस अपॉन टाइम पता है हमें। तो क्या हो जाएगा, ये इससे गया, ये इससे गया, 20 आ गया। लेकिन 20 मीटर पर सेकंड है, हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाता है, तो 18/5 कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है, 18/5। और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड 5/18, इससे ये कटेगा 4, 18 चौके 72। आंसर आ गया हमारा 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये ट्रायंगल बनाऊं मैं, मेरा दिमाग खाएगा रे पूरी रात भर। तो स्पीड और टाइम तो साथ साथ होते हैं, और डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ, है ना, कुछ ऐसी आएगा क्या, ऐसी आएगा क्या, स्पीड डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम।
याद नहीं आ रहा कैसे बनता था यार, दिमाग खाली हो चुका है मेरा। चलो कोई नहीं यार, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, तुम लोग भी देख लो, सिंपल सिंपल तरीका याद करने का, स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे होता है, ठीक है। ये छोड़ दो, ये सब हटा दो, बकवास बातें, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई, इफ द 4 डिजिट नंबर 463y किससे डिवाइड है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। कोई वो फॉर्मूला नहीं लगाने कि तुम 7 का डिविजिबिलिटी रूल याद कर रहे हो कि लास्ट वाली डिजिट को छोड़ो, सबको प्लस करो और -2 करो, बकवास, ठीक है। सिंपल डिवाइड करके देखो, 42 आता है, क्योंकि हमें क्या पता लगाना है, लास्ट वाली नंबर पता लगाना है। 42 आ गया, कितना बचा, 4 बचा, 3 फिर से 42 आया, 1 बचा, y उतरा। अब बताओ 1 और y क्या आ सकता है, y की जगह 4 ही आ सकता है, क्योंकि 14 ही होता है जो 10 की लाइन में डिवाइड होता है, तो आंसर क्या है हमारा 4। सिंपल, इतना सा आंसर था, कितने सेकंड, 5 सेकंड का, बस ऐसे ही करना होता है यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है भैया। भाई 13वां क्वेश्चन कहता है, अरे वाह, ट्रिग्नोमेट्री का एक और बढ़िया क्वेश्चन, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। पी की दे रखी है ये, क्यू की दे रखी है ये, ठीक है। इसका स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेक ए प्लस 2ab। समझ गया कैसे आया ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ, ये है पूरी a की वैल्यू और ये है पूरी b की वैल्यू, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस करेंगे हम इसमें से, क्या माइनस करेंगे भाई साहब, इसका स्क्वायर तो फिर से a स्क्वायर, अब माइनस ही लगेगा क्योंकि माइनस हो रहा है, तो बी स्क्वायर 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा वापस आ जाएगा। अब एक चीज देखो, ये तो पूरा इससे कट गया, ए स्क्वायर अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लूं प्लस का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ कि फॉर्मूला कौन सा होता है, क्या ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला होता है। हमेशा कोसेक पहले आता है, जैसे सेक पहले आता है ऐसे ही कोसेक पहले आता है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, मतलब बी स्क्वायर तो प्लस का रहेगा, ठीक है। अगर बी स्क्वायर प्लस का रहेगा तो यहां से माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये दोनों हो जाएंगे 1 के बराबर, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है हमारा आंसर। तो फर्स्ट है हमारा आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई 14 क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा तुम्हें करने में। भाई इसको टाइम दो, 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, लेकिन करके दिखाओ भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो जिसको नहीं आया, पॉज कर लिया ना पहले, हाँ बढ़िया। अब देखो जिसको नहीं आया वो कैसे करे। इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन है, 15/16 टाइम्स है, किसके, एक रेगुलर डेकागन के। डेकागन का एक इंटीरियर एंगल कितने का होता है, ये होता है 144 डिग्री का। जिसको नहीं पता, फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है, कितना होता है, n-2 इंटू 180। अब आपको अगर एक एंगल के लिए निकालना है, सिर्फ वन एंगल के लिए निकालना है, तो इसी को क्या कर दो, n-2 180 को n से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एक एंगल क्या आएगा, 10-2 इंटू 180 बटे में 10, इससे ये गया 8 इंटू 18 कितना आ जाएगा 144, तो क्या आ गया 144। एक एंगल होता है डेकागन का 144, तो हमारे पॉलीगन का कितना है 15/16 टाइम्स है। 16 से ये तो जाता है भाई 9 पे, और 15 9 135, तो मतलब हमारे पॉलीगन का 135 डिग्री का एक एंगल है, ठीक है। अब 135 डिग्री किसका होता है, जिसको पता है अच्छी बात है, क्योंकि याद होने चाहिए, मैंने पहले ही बोला है। कहां से लेके, आपको ट्रायंगल से लेके कहां तक, डेकागन तक, सबके याद होने चाहिए कितने डिग्री के एंगल होते हैं। तो जिसको पता है वो बता देगा कि भैया 8 साइड का ये है, ठीक है। 135 किसका होता है, 8 साइड वाले का होता है, ठीक है। जैसे कि 144 किसका था, समझ गए थे। इसी तरीके से 8 साइड वाले का किसका होता है, 135 डिग्री का। जिसको नहीं पता वो कैसे निकाले, फॉर्मूला है आपके पास। एक एंगल कितने का आया है, चलो भाई देखते निकाल के। एक एंगल था 135 का, फॉर्मूला है n-2 n 180, ये n को उधर भेज दो, तो 135 n बराबर है, मल्टीप्लाई कर दो 180 n, 180 दूनी 360, इसको इधर ले आता हूं, इसको उधर ले जाता हूं, तो 360 तो हो जाएगा प्लस का,
180 में से एक तो 35 गए तो 45n, 45 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 8। समझ गए। अब इन्होंने हमें क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। इन्होंने मतलब कुछ अलग ही पूछ लिया कि डायगोनल बताओ कितने होंगे, ना साइड ना एंगल। तो डायगोनल के लिए एक और फॉर्मूला होता है। डायगोनल का फॉर्मूला भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये होता है n-3 डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है, n-3 डिवाइडेड बाय 2, किसी भी पॉलीगन के डायगोनल निकालने के लिए। n कितना था, 8, 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये गया 4 से, 8 में से 3 गए तो 5, 5 चौक 20, 20 है हमारा आंसर। तो मतलब कितना आंसर है हमारा, 20 इज द राइट आंसर। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े अभी यहाँ पे, कौन कौन से थे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और अगर एक एंगल निकालना है तो n से डिवाइड कर दिया, और अगर डायगोनल निकालना है तो n-3 डिवाइडेड बाय 2। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। एक और हमने इससे पहले स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी एक फॉर्मूला पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे हमने कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अच्छा, इसके लिए जो ट्रायंगल बनेगा वो हम बना तो रहे थे कुछ ऐसा कि यहाँ आएगा d, यहाँ आएगा s, यहाँ आएगा t। अब ये कैसे होता है कि जैसे स्पीड को छुपा दो तो स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस और अपॉन में क्या है, टाइम। समझ गए, टाइम। अब ऐसे टाइम को छुपा दूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस के नीचे क्या है, स्पीड। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अरे भाई क्या खुल गए, ना ना ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि स्पीड और टाइम है साथ साथ। समझ गए। तो हमेशा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, स्पीड है टाइम साथ साथ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये था हमारा वो ट्रायंगल जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, दिमाग से पता नहीं कहां निकल गया था, अब याद आ गया। तो अब देख लो, ठीक है भाई। चलो यार, हम अपनी क्लास को आज इसी प्रकार से खत्म करते हैं। 14 क्वेश्चन हमने कराए हैं, इसी को बढ़ाते रहेंगे, 1 2 1 2 3 4 ऐसे करते करते एक दिन वो टाइम आएगा जब हम दिन के 100 क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन इसके लिए आपका जुड़ा रहना इंपॉर्टेंट है, और आपका पेपर निकालना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन करते रहो, पेपर निकालते रहो यार, हमें क्या चाहिए, गुड बाय टाटा सी यू यार, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। चलो यार, तब तक के लिए मजे मारो, है ना, क्वेश्चन करते रहना, मजे नहीं मारने। बाय बाय।